नमस्कार। मैं मुकेश चौधरी, कॉस्मो एकेडमी पाथ ऑफ सक्सेस में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम राजस्थान पॉलिटी की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें 4 वीडियोस हो चुके हैं आपके। 4 वीडियोस के अंदर हम आरपीएससी पढ़ रहे थे और आज आरपीएससी का लास्ट वीडियो। आज हमारा आरपीएससी का लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम आरपीएससी को 1947 से पहले से लेके और अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उसके मेंबर्स वगैरह। आज जो हमारा डिस्कशन है वो होगा आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, या आर्टिकल 315 से लेके और आर्टिकल 323 तक जो भी आर्टिकल हैं रिगार्डिंग आरपीएससी। हम इसमें आरपीएससी की स्थापना हो गई, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपी की आरपीएससी की क्वालिफिकेशन, आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, और आरपीएससी और उसके मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, कि सैलरीज और अलाउंसेस हो जाएंगे, उन्हें हटा कैसे सकते हैं, उन्हें हटाएगा कौन, और उन्हें हटाने की प्रोसेस क्या होती है, और आरपीएससी के काम क्या क्या होते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें वो भी डिस्कस करें। लास्ट में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं। वो फैक्ट्स का मतलब ये है कि आरपीएससी के ऐसा कौन सा चेयरमैन था जो पहले सेक्रेटरी भी रह चुका है, आरपीएससी का ऐसा कौन सा चेयरमैन था जो पहले मेंबर था फिर चेयरमैन बना, फिर केंद्र में मंत्री रह चुका है, और अपना मतलब इस तरह के फैक्ट्स हैं। जैसे वो मतलब ऐसा कौन सा मेंबर है जो पहले डीजीपी था फिर आरपीएससी का चेयरमैन बना। इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद अपन फीमेल मेंबर्स देख लेंगे कि कौन कौन सी फीमेल मेंबर्स रही हैं, कौन सी पहली महिला आरपीएससी की मेंबर रही हैं। और आज तक वैसे आरपीएससी के इतिहास में कोई भी महिला मेंबर चेयरमैन नहीं बनी। ठीक है, तो ये आज हमारा प्रोसेस रहेगा, और अब हम लोग आर्टिकल्स शुरू करेंगे आज। और जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको एक एक करके सारे करवा देता हूँ, बहुत ही ईजी वे में कराऊंगा आप लोगों को। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आ रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें, आपको लिखने की भी ज़रूरत है। वीडियो को सिंपल 2x पे, पहले आप नॉर्मल वीडियो के बाद 2x पे करके उसको देखोगे तो बिना कोई टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आरपीएससी आर्टिकल। क्या शुरू करेंगे? ये अपना आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आज लास्ट क्लास है हमारे आरपीएससी। ठीक है, तो आरपीएससी में मैंने आपको बताया था, आरपीएससी के जो आर्टिकल्स थे, आरपीएससी के जो आर्टिकल्स थे, वो आर्टिकल्स कहाँ से शुरू हो रहे थे? अपने राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आर्टिकल शुरू हुए 15 टू। पहली चीज तो ये कि अनुच्छेद 315 से लेके और अनुच्छेद 323 तक हमारे भारतीय संविधान में जिन चीज़ों को जिक्र किया गया है और जिनकी व्याख्या की गई है वो है अपना स्टेट पब्लिक सर्विस। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने इसलिए बोला कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बताया गया है, सर्विस कमीशन बहुत सारे राज्य, तो हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हमारा, क्लियर है? तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल आर्टिकल 315 एक में जिस चीज़ का प्रोविज़न दिया गया है, आर्टिकल 315 एक में जिस चीज़ का प्रोविज़न दिया गया है वो है हमारा आरपीएस। तो सबसे पहला आर्टिकल हो गया का प्रोविज़न है प्रोविज़न ऑफ आरपीएस। क्लियर है? आरपीएससी का जो प्रोविज़न है वो है अपना आर्टिकल 315। आर्टिकल 315
2 के अंदर जो दिया गया है, आर्टिकल 300 के अंदर जो दिया गया है वो है अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि कोई भी और दो से ज़्यादा राज्य दो और दो से ज़्यादा राज्य पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं पार्लियामेंट को, संसद को बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, और वो हम सभी राज्यों के लिए, तो दो या दो से अधिक जितने भी राज्य हैं सबके लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या रहेगा, कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। ये बताया गया है 315(2) के अंदर, ठीक है। मैं यूं लिख सकता हूँ, जेपीएससी, जेपीएस, ये झारखंड नहीं है, जॉइंट है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बोले तो जॉइंट पब्लिक, तक का पार्ट क्लियर है। ये बताया गया है इसमें। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें 5 चीजें बताई गई है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं, अगले पेज पर ही देख, तो यहीं देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद बताया गया है टेन्योर, टेन्योर के बाद बताया गया है सस्पेंशन, ये हिंदी में मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन। और सस्पेंशन के बाद जो बताया गया है वो है रिमूवल या टर्मिनेशन। और रिमूवल के बाद जो बताया गया है लास्ट में, वो अपना फाइनली हो गया सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी या फिर अलाउंसेस। अपॉइंटमेंट बताया गया है, टेन्योर बताया गया है, सस्पेंशन बताया गया है, रिमूवल बताया गया है, और सैलरी और अलाउंसेस बताया गया है। किसके बताए गए हैं, जेपीएससी के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखना कि जो जेपीएससी है अपना, जो अपना जेपीएससी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है, पार्लियामेंट। किसके थ्रू बनाया जाता है, जो जेपीएससी है ये बनाया जाता है किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, तो अपना संसद के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है, तो बोल सकते हैं के थ्रू बना, ठीक है। और संसद के थ्रू जब ये बनाया जाता है तो बना, ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल में जिक्र किया गया है, ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। आगे आ जाते हैं आप लोग, नेक्स्ट पेज पर, जेपीएससी है, वो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया जाता है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके। तो पार्लियामेंट किसी एक्ट से बनाएगा इसको, किससे बनाएगा, एक्ट से बनाएगा। एक्ट क्या होता है, कानून। और मैंने अपनी पहली ही क्लास में आपको बताया था कि जब भी संसद किसी कानून से किसी चीज को बनाता है तो वो जो कमीशन बनने के बाद जो बनता है उस कमीशन को क्या बोलते हैं अपन, उस कमीशन को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन या सांविधिक कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर सांविधिक, सांविधिक आयोग, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। स्टैट्यूटरी कमीशन और सांविधिक आयोग पार्लियामेंट से बनाया जाता है, के थ्रू बनाया जाता है, और इसको प्रेसिडेंट लास्ट में, प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी तो चाहिए, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये एक्ट बन जाता है, फिर ये
हमने इसमें 5 चीज़ें बताई थी मैंने। सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले बताया था मैंने इसको, पर लिखने की जरूरत नहीं, ये रहा। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सस्पेंशन, रिमूवल और सैलरी। ठीक है, तो इसका जो अपॉइंटमेंट करता है मेंबर्स का और चेयरमैन का, वो कौन करता है? वो करता है, आगे लिख देता हूँ यार। तो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट पहली चीज। दूसरी चीज हो गई थी अपनी क्या? तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही कौन करता है इसका अपॉइंटमेंट। टेन्योर, टेन्योर मतलब अवधि। मेंबर और चेयरमैन की अवधि कितनी होगी? तो 6 62। 6 62 का मतलब ये है कि कोई भी जो चेयरमैन होगा वो 6 साल तक रह सकता है और 62 साल की उम्र तक रह सकता है। 6 या 62, कोई भी चेयरमैन या मेंबर 6 साल और 62 साल, 6 वर्ष और 62 साल की आयु जब तक उसकी हो जाती है तब तक रह सकता है। तो मैं बोलूँ कि कोई मेंबर है या कोई चेयरमैन है, वो 50 साल का है, 50 साल का है मान लो, ठीक है। 50 साल की अभी उसकी आयु है, तो मुझे बताओ वो कब तक रह सकता है? ऐसा क्या? मैंने बोला 60 साल का कोई व्यक्ति है, वो चेयरमैन बनता है, तो कब तक रह सकता है? 2 साल ही रह सकता है। क्लियर यहाँ तक बात? तो 6 वर्ष और 62 साल की जब तक आयु उसकी हो जाती है तब तक वो चेयरमैन। अपना अपॉइंटमेंट हो गया, कौन करता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर हो गया अपना, कौन करता है? टेन्योर हो गया 6 वर्ष और 62 साल, ठीक है? उसके बाद आ गया अपना सस्पेंशन। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है रिमूवल। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको। और रिमूवल का मतलब होता है बर्खास्त। रिमूवल का मतलब होता है बर्खास्त। क्या होता है? या निष्कासन लिख लो आप। रिमूवल का मतलब होता है निष्कासन और सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। सस्पेंशन होता है वो रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं होता। आप अगर मान लो कि जैसे कि किसी जैसे अभी अपने बाबूलाल कटारा जी हैं, वो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड का मतलब ये है कि उन्हें उस सेवा के लिए थोड़े टाइम के लिए हटाया गया, परमानेंट नहीं हटाया गया। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है, रूटीन वर्क क्या होता है उनका? रूटीन वर्क क्या होता है कि वो हमेशा अपने दफ्तर, जहाँ भी वो डीओपी पे डिपार्टमेंट में थे, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच हो, ठीक है? वो जांच होगी तब तक वो आरपीएससी के मेंबर नहीं रह सकते, ठीक है? तो ये हो गया अपना क्या? सस्पेंशन, सस्पेंड किया। एक होता है रिमूवल। रिमूवल होता है कि परमानेंट आपको उस सर्विस या उस जगह से हटा दिया जाए। वो होता है अपना निलंबन। ये हो गया निष्कासन। निष्कासन ये हो गया, निलंबन ये। निलंबन होता है सस्पेंशन, रिमूवल होता है टर्मिनेशन सर्विस से, फिर आप जगह पे। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? और एक दो चार, 4 चीजें होगी। पांचवी चीज होगी अपनी, यहीं लिख देता हूँ मैं साइड में, सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी, वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, ठीक है? तो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, सैलरी और अलाउंसेस होते हैं जॉइंट पार्लियामेंट, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के। उनको डिफाइन करने का जो होता है वो होता है अपना किसके पास? वो होता है पार्लियामेंट के पास। कौन होता है? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? तो अपन ने जो आर्टिकल
कौन सा था ये? 315 2 के अंदर अपने क्या पढ़ा? जेपीएससी पढ़ा। कौन करता है? पार्लियामेंट, एक्ट से प्रेसिडेंट। ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन, सांविधिक आयोग होता है, बता दिया मैंने, समझा दिया अच्छे से। उसके बाद इसमें 5 चीज़ें पढ़ ली अपन ने। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर 662। सस्पेंशन रूटीन वर्क करता रहेगा अपना, बर्खास्त परमानेंट होगा नहीं। और एक चीज़ में याद रख लेना, जब भी सस्पेंशन होगा तब उसको 50%, 50% सैलरी उसको मिलती रहेगी। क्या मिलेगी? 50%, 50% सैलरी मिलेगी। रूटीन जो कार्य उसका होता है, मतलब जो आरपीएससी का जो मेंबर है वो मेंबर वाला काम नहीं कर सकता। सैलरी मिलती रहेगी। रिमूवल का मतलब यही होता है कि प्रॉपर्ली हटा देगा। रिमूव कौन करता है? रिमूव करता है प्रेसिडेंट। रिमूव करता है प्रेसिडेंट, क्लियर है। और सस्पेंड कौन करता है? सस्पेंड करता है अपना गवर्नर। कौन करता है? सस्पेंड गवर्नर करता है। और रिमूव, और ये आ गया अपना सैलरी और अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंसेस टाइम टू टाइम बढ़ाने हैं, या जो भी उनके अंदर अलाउंसेस वगैरह बढ़ाने हैं, जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? संसद करेगी, पार्लियामेंट। ये अपना हो गया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देख लो एक बार वापस, और उसके बाद हम चलें तो 15 4 की तरफ। 315 4 में क्या हुआ मैं तुम बता, 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। बजाओ 315। एक बार सारा डिस्कस कर लेंगे वापस। 315 4 में ये बताया गया आप है कि 315 4 में आरपीएससी, आरपीएससी अगर मान लो किसी वे में काम नहीं कर रही है और उस पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरपीएससी बहुत पार्शल है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पार्शल है, या जो भी, जैसा भी कोई आरोप लगाया जाता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अपना राज्य का विधानमंडल, अपनी विधानसभा, राजस्थान विधानसभा अगर चाहे तो संसद को बोल सकती है कि यूपीएससी की तर्ज पे काम करे ये। तो आरपीएससी है, आरपीएससी ये एज, मतलब इसका जो काम है आरपीएससी का, जो आरपीएससी का काम 315 4 में ये बताया गया कि आरपीएससी का जो काम है वो यूपीएससी करे, वो यूपीएससी करे। कौन सजेस्ट करता है? सजेस्ट कौन करता है? सजेस्ट करता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का हेड कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल को करता है सजेस्ट। और उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? उसको इंस्ट्रक्शन देता है, कौन देता है? इंस्ट्रक्शन देने का काम हो गया यूपीएससी का, और सजेशन देने का काम किसका हो गया? मतलब गवर्नर सजेस्ट कर रहा है कि आप आरपीएससी को यूपीएससी काम करे। आरपीएससी का जो काम है पेपर कंडक्ट करवाने का, इंटरव्यू लेने का और स्टेट को कुछ देने का, वो कौन करे? यूपीएससी करे। कौन बता रहा है? गवर्नर। और यूपीएससी क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। ये हो गया, हो गया यहाँ तक। 315 हमने एक पढ़ लिया, 315 2 पढ़ लिया, 315 4 पढ़ लिया। 315 में कोई दिक्कत? अब आते हैं हम 316 के ऊपर, तो 16 के ऊपर। तो 316 के अंदर आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 के अंदर, तो 16(1) के अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर बताई गई है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन या योग्यता। क्वालिफिकेशंस किसकी? क्वालिफिकेशन बताई गई है अपनी मेंबर्स की, क्वालिफिकेशन या फिर अपनी योग्यता। क्वालिफिकेशन और योग्यता किसमें बताई गई है? ये बताई गई है अपने आर्टिकल 316(1) के अंदर। 316(1) के अंदर ये बताया गया है कि आरपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, आरपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं, उनका 50%,
मेंबर्स का 50% स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, कल आर्टिकल अनुच्छेद 316 एक के अंदर या ये योग्यता बताई, ये भी मेंबर्स हैं इसका 50% है। मेंबर्स का 50% मतलब 10 मेंबर, 5 मेंबर, तो 5 मेंबर होंगे वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कम से कम 10 साल किसी न किसी जगह काम कर चुके हैं। तो योग्यता केवल 50% मेंबर्स की बताई गई है। योग्यता किसकी बताई केवल केवल 50%। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? कितों की बताई गई? 50% मेंबर्स की योग्यता बताई गई, बाकी 50% बच गए उनकी नहीं बताई गई, का नहीं बताया गया मामला। ठीक है। और दूसरा क्वालिफिकेशन के साथ है इनका अपॉइंटमेंट। जो पहले अपन अपॉइंटमेंट पढ़ा था वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पहला जो आर्टिकल था ना जॉइंट पब्लिक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस आरपीएससी की बात का अपॉइंटमेंट। का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। किसकी सलाह पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी सलाह के ऊपर ये गवर्नर को सलाह देते हैं, और गवर्नर अपॉइंटमेंट किसका करता है? पीएससी के मेंबर, आरपीएससी। क्लियर यहाँ तक बात? लिख लो किसी को लिखना हो तो। उसके बाद अपन आते हैं आर्टिकल 316 1A के ऊपर, इसी का ही पार्ट है आर्टिकल 1। आर्टिकल 316 1A में ये बताया गया है कि जो आरपीएससी का चेयरमैन होगा, अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो कोई भी मेंबर या कोई बाहर का व्यक्ति, कोई भी मेंबर या कोई भी बाहर का व्यक्ति एक्टिंग चेयरमैन बनकर रह सकता है। एक्टिंग चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन का जो प्रावधान है अपना, वो किस में दिया गया है? 116A के अंदर। ठीक है, 116 1A के अंदर दिया गया। और जो सबसे पहले थे उनका नाम था एल जोशी। एल एल जोशी थे जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक्टिंग चेयरमैन बने। ठीक है, एक्टिंग चेयरमैन मतलब कि परमानेंट चेयरमैन नहीं है, परमानेंट चेयरमैन नहीं, जब तक चेयरमैन नहीं आ रहा है तब। तो अपने यूआर साहू जी हैं, इससे पहले जो चेयरमैन थे अपने, जिनका नाम था कैलाश चंद मीना, एक्टिंग चेयर। ये हो गया अपना, क्या पढ़ लिया? हाँ, एल जोशी जी थे जो पहले एक्टिंग चेयरमैन थे, फर्स्ट थे ये। कौन थे? फर्स्ट। फर्स्ट एक्टिंग चेयरमैन कौन थे अपने? एल। ठीक है, तो 15 पढ़ लिया अपन ने। एक पढ़ लिया, ए पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आती है 316 2 की। आर्टिकल आर्टिकल 316 2 के अंदर क्या बताया गया है? देखो, इन आर्टिकल्स को आपको धीरे धीरे याद होंगे, एक साथ आप चाहो कि याद हो तो नहीं हो। तो अब इसमें आ गया आपका क्वालिफिकेशन आ गई ना? हाँ ठीक है, अपॉइंटमेंट आ गया, एक्टिंग चेयरमैन आ गया। अब 316 2 के अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? टेन्योर। टेन्योर, टेन्योर को, हाँ टेन्योर ही है। ठीक है, टेन्योर आएगा या अवधि, हिंदी में बोलते हैं इसको अवधि। टेन्योर या अवधि, टेन्योर और अवधि जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बताया था मैंने, वही सेम टू सेम, 6 वर्ष या 62 साल। कितना? 6 वर्ष या 62 साल। 6 वर्ष या 62 साल। ठीक है, या तो 6 वर्ष हो जाए या 62 साल हो जाए। कोई भी व्यक्ति है वो 62 साल की उम्र तक पहुंच चुका है तो वो चेयरमैन नहीं या जिस भी व्यक्ति की 6 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है वही चेयरमैन है, वो चेयरमैन आगे।
कर सकता। क्लियर यहाँ तक का पार्ट हो गया टेन्योर। ये जो टेन्योर वाला मामला है, ये 62 साल से पहले 60 वर्ष होता था। कितना होता था? 60 वर्ष। यहाँ लिख लेना साइड में, 60 वर्ष होता था। तो 60 टू 62, 60 टू 62 पता कब किया गया था? इसको किया गया था 41वें संविधान संशोधन अधिनियम, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, 1970 1976 से क्या किया गया था? इसको को आयु को बढ़ा दिया गया था। पहले आयु थी 60 वर्ष और बाद में कितनी? 62 वर्ष। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड, और जो मैंने पढ़ाया है वो अभी तक आपको समझ में क्लियर है। अब आते हैं अपन 316 3 के ऊपर। 316 1 हो गया, 316 1 ए हो गया, 316 2 हो गया। अब आते 300, यहीं लिख देता हूँ नीचे, जो कि पूरा 316 एक जगह ही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 316 3 के अंदर ये बताया गया है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रीअपॉइंटमेंट किसका नहीं हो सकता? रीअपॉइंटमेंट चेयरमैन का। कोई भी व्यक्ति अगर आरपीएससी का चेयरमैन रहा है, वो वापस आरपीएससी का चेयरमैन नहीं। कोई भी व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर रहा है, तो वो वापस आरपीएससी का मेंबर 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 नहीं बन सकता। चेयरमैन चेयरमैन नहीं बन सकता। ये टेबल है एक, आगे मैं और बताऊंगा आपको प्रॉपर है कौन सा आर्टिकल। हाँ, 319वां जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रॉपर रीअपॉइंटमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है। पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कौन क्या बन सकता कौन नहीं बन सकता। लेकिन अभी इतना याद रखो आप कि 316 3 के अंदर यह है कि कोई भी मेंबर दोबारा रीअपॉइंट होकर मेंबर नहीं बन सकता। कोई भी चेयरमैन दोबारा रीअपॉइंट होकर चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको, ये अपना हो गया आर्टिकल 316(3). इसके अंदर बताया गया रीअपॉइंटमेंट। क्या बताया गया? रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट किसका नहीं हो सकता? चेयरमैन का और मेंबर का। रीअपॉइंटमेंट चेयरमैन का और मेंबर का वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 315 पढ़ लिया, आर्टिकल 316 पढ़ लिया। ठीक है, अब जो 317 के अंदर है वो बेसिकली अपना आएगा रिमूवल के ऊपर। रिमूवल के ऊपर तो एक बार वापस जब मैं इसको क्लोजअप करूंगा तो वापस पूरा एक साथ सारा समझा दूँ। खास कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं, केवल 315 आर्टिकल पढ़ा हमने। बारी आती 3, तो आर्टिकल 317 पे आते हैं अब। आर्टिकल 300, तो हम आर्टिकल 317 जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीन, बेसिकली 3 आर्टिकल पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, आर्टिकल 317, इसमें हम बेसिकली 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 317(1), आर्टिकल 317(2), आर्टिकल 317, आर्टिकल 3। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 317(1). 317(1) के अंदर हमें बताया गया है कि रिमूवल या रिमूवल कैसे किया जा सकता है, किसको? चेयरमैन को। या निष्कासन। रिमूवल कैसे होता है? तो रिमूव, कोई भी चेयरमैन है तो रिमूव करने के लिए 2 चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है अपनी, वो या तो किसी कदाचार या किसी दुर्व्यवहार, या तो किसी कदाचार या किसी दुर्व्यवहार में लिप्त पाया जाए। मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। ठीक है, तो रिमूव करने के 2 मायने हैं। एक तो हो गया मिसकंडक्ट और दूसरा हो गया मिसबिहेवियर। है मिसकंडक्ट
और मिसबिहेव, दुर्व्यवहार और कदाचार। अगर इसमें कोई लिप्त पाया जाता है आदमी को टर्मिनेट कर सकता है। कौन कर सकता है? कर सकता है राष्ट्रपति, अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है किस चीज़ के बिहेव के ऊपर? मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। अब इस मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर को पहचानने के लिए कौन पहचानेगा भाई कि किस लेवल का मिसकंडक्ट है, कौन पहचानेगा कि क्या दुर्व्यवहार है? उसको पहचानने के लिए या उसको जांच करने के लिए एक संस्था है अपनी जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि चेयरमैन को हटाया जा रहा है तो किस मिसकंडक्ट और किस मिसबिहेवियर पर हटाया, कि उसने ऐसा कौन सा कदाचार या ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार किया है इसकी वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट का एक, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद 145, आर्टिकल 145। वो आर्टिकल 145 डिफाइन करता है या सजेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि एक कमेटी बनाएगा, उसकी जांच करेंगे मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर का। वो किसको बताएंगे? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिमूव किसको करेगा? हो गया आर्टिकल 1। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आते हैं आर्टिकल 317(2) के। 317(2) में ये बताया गया है कि जब ये मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, और उस टाइम पे जो चेयरमैन है, जो भी चेयरमैन है, वो उस कार्य पे काम करेगा या नहीं करेगा। जो चेयरमैन है काम करेगा या नहीं करेगा, उसको सस्पेंड करने का जो अधिकार है, तो उसको सस्पेंड करने का जो अधिकार है चेयरमैन को, कब? जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन या जांच जब चल रही है, इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 315 के अंडर, तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, उसको सस्पेंड करने का जो अधिकार है वो है हमारे राज्यपाल महोदय। तो उसको गवर्नर क्या करेगा? सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब उसको रिमूव नहीं किया गया, अभी रिमूव नहीं किया गया है, वो अपने पद पे काम नहीं कर सकता। 50% सैलरी उठाएगा, काम कर नहीं सकता, हर दिन उसको जिस भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है वहां जाके उसको साइन करना पड़ेगा, और जब तक वो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में तब तक उसका ये कौन करेंगे सस्पेंड? सस्पेंड करेगा गवर्नर। कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 317(2) के अंदर। 317(1) के अंदर क्या बताएगा? रिमूवल। वैसे ही 317(3) है अपना, 317(3) के अंदर तीन चीजें बताई गई हैं। 317(3) के अंदर तीन मतलब तीन तीन चीजें बताई गई हैं कि रिमूव कैसे कैसे किया जा सकता है। पहली चीज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। दूसरा है मेंटल डिसऑर्डर, हिंदी में बता दूंगा मैं। दूसरा है मेंटल डिसऑर्डर, और तीसरा है बैंकरप्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है लाभ का पद। अगर चेयरमैन आरपीएससी का चेयरमैन भी है और साथ साथ में किसी कंपनी का मान लो सीईओ बना दिया, उसको कोई पोजीशन दे दी, या किसी सरकारी उद्यम में लिप्त हो गया, या किसी प्राइवेट फर्म को चलाने लग गया, वो लाभ का पद होता है। वो चीज़ वो जब तक आरपीएससी का चेयरमैन है, ही हैज़ टू बी द चेयरमैन। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया लाभ का पद। लाभ का पद है तो रिमूव करने का जो अधिकार है किसका है? प्रेसिडेंट का। मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक विकृति। अगर ये घोषित हो जाए कि जो आरपीएससी का चेयरमैन है वो मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है आरपीएससी का चेयरमैन रहने के लिए, तो उसे हटाया जा सकता इस बिहाफ पे।
इस बिहाफ पे मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकृति, मानसिक विकृति। इस मेंटल डिसऑर्डर को डिसाइड करने के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसको मेडिकली डॉक्टर, वो भी CMHO लेवल का डॉक्टर होगा, वो इसको मेंटली डिसऑर्डर को साइन करके देगा कि नहीं अब RPSC के जो चेयरमैन पागल घोषित कर दिया गया है, इसकी वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल क्लियर यहाँ तक का पार्ट? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बिहाफ पे हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 317 3 3 3 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल डिसऑर्डर और बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब कि RPSC के जो चेयरमैन है वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या बैंक के किसी फ्रॉड में था और उसको मतलब कि सब बैंकों से, या उसने ऐसा कुछ लोन वगैरह ले लिया हो, या दिवालिया या कंगालिया घोषित कर दिया जाए, तो इस बिहाफ पे बेटा। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? तो ये हो गया अपना 317 3। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई भी आपको दिक्कत अभी तक, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं 317, हो गया अपना 17 हो गया एक। अब बारी आती है अपने 318 की। तो 318 के अंदर नॉर्मली टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं सर्विस के रिगार्डिंग। जो भी RPSC का मेंबर होगा, जो भी RPSC का, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। सेवा शर्तें, सेवा शर्तें किसकी? RPSC के मेंबर की और RPSC के चेयरमैन की। और सेवा शर्तें क्या कि, और आगे वाले पेज पे आया आर्टिकल 318। आर्टिकल 318 में ये बताया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स या सेवा, सेवा शर्तें किस किस की? RPSC के मेंबर्स की प्लस चॉइस की। सेवा शर्तों का बेसिकली ये है कि क्या क्या उनके लिए रूल्स रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे, जो भी चीज़ें होंगी RPSC के, RPSC में आ, देखो RPSC की सेवा है, तो सेवा के अंदर जितनी भी आपको जो टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी इसमें डिफाइन, यहाँ तक। तो मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ की सेवा शर्तों को जो बताया गया है, ये शर्त होगी RPSC का मेंबर होगा वो इतने ही फ़ोन यूज़ कर सकता है, इतनी पेरीफेरी में जा सकता है, उसको ये चीज़ें नहीं बतानी है, ये चीज़ें बतानी है। क्यों? कि बहुत ही सेंसिटिव जगह काम कर रहा है, एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। इस रिगार्डिंग जो सेवा शर्तों के जो नियम, वो किस में दिए गए हैं? 318 यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अब अपन करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 300। ये मैंने बताया ना रीअपॉइंटमेंट वाला, जो मैंने बताया था आपको पहले, रीअपॉइंटमेंट वाला बताया 316(3) में। वो तो था कि चेयरमैन या मेंबर दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ का रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा आपको। रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट किस में डिफाइन किया गया? 318। तो देखो, हो गया अपना RPSC, हो गया ये हो गया अपना OPSC। OPSC उड़ीसा नहीं है याद, अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक, बिहार पब्लिक सर्विस का भी चेयरमैन। और उसके बाद हो गया अपना UPSC, इंडियन पब्लिक सर्विस का भी हो गया। क्लियर यहाँ तक पार्ट? अभी आ गया अपना RPSC।
आरपीएससी, आरपीएससी का ये हो गया अपना चेयरमैन। तो वो समझना, समझने वाली बात है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है? अब देखो, आरपीएससी का चेयरमैन है, ढंग से देखने में, आरपीएससी के जो चेयरमैन है वो आरपीएससी का चेयरमैन दोबारा बन सकता है क्या? आरपीएससी का चेयरमैन है वो दोबारा आरपीएससी का मेंबर बन सकता है क्या? भाई चेयरमैन है वो मेंबर क्यों ही बनेगा? चेयरमैन वापस डिमोशन थोड़ी होता है, आदमी तो प्रमोशन के लिए जाता है, पर भी नहीं बन सकता। आरपीएससी के जो चेयरमैन है वो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है क्या? ये बन सकता है, एक्सेप्शन है, बताऊंगा क्यों अब, ये वाला बताऊंगा मैं, ठीक है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्यों है बता दूंगा अभी। आरपीएससी का चेयरमैन है वो अदर का मेंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, डिमोशन है। आरपीएससी का चेयरमैन है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है क्या? बनेगा। आरपीएससी का चेयरमैन है वो मेंबर बन सकता है क्या? यूपीएससी का बनेगा। यूपीएससी बड़ी चीज़ है, सेंट्रल लेवल पे। आरपीएससी का मेंबर है वो आरपीएससी का चेयरमैन बन सकता है क्या? बनेगा, प्रमोशन है। आरपीएससी का चेयरमैन है वो आरपीएससी का मेंबर बन सकता है क्या? दोबारा नहीं बनेगा, आर्टिकल 303। आरपीएससी का मेंबर है वो ओपीएससी का चेयरमैन बन सकता है क्या? बन सकता है, ऑप्शन है। आरपीएससी का मेंबर है वो किसी और ओपीएससी का मेंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये दोनों मैं समझा दूंगा। आरपीएससी का मेंबर है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है क्या? बनेगा, और मेंबर ही बनेगा। तो यूपीएससी में तो सारे टिक हैं, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर बन सकता है। यूपीएससी का मेंबर जो आरपीएससी का मेंबर है वो चेयरमैन ही बन सकता है, मेंबर ही बन सकता है। चेयरमैन है वो चेयरमैन ही बन सकता है, मेंबर ही बन सकता है। वैसे ही आरपीएससी का चेयरमैन है, समझ में आ गया? अब हमें ये चीज़ें डिस्कस डिस्कस करनी, जैसे तो आरपीएससी का मान लो चेयरमैन है, ठीक है? तो आरपीएससी का जब चेयरमैन बना, आरपीएससी का चेयरमैन बना, तब मान लो उसकी आयु थी 50 वर्ष। कितनी थी? 50 वर्ष। 50 वर्ष उसकी आयु थी। अब मेरे को ये बताओ कि 50 वर्ष का व्यक्ति अगर आरपीएससी का चेयरमैन बना तो वो कितने टाइम के लिए बन सकता है? 56 साल तक बन सकता है, 6 ईयर्स तक बन सकता है। ये बात है भाई, 6 वर्ष और 62 साल, ठीक है? तो 56 साल की उम्र में बना। अब मुझे बताओ कि आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद उसको उड़ीसा वालों ने बोल दिया एक बार कि आप हमारे भी चेयरमैन बन जाए, 56 साल का, तो 56 साल का व्यक्ति बन सकता है ना उड़ीसा का? ये उड़ीसा नहीं है वैसे, अदर पब्लिक से, मान लो गुजरात वालों ने बोल दिया, गुजरात वाले, बन गया ना? 56, 56 और 6 65, मतलब जो अवधि बच गई उसके हिसाब से वो चेयरमैन बन सकता है ना, एक्सेप्शन हो गया। और मेंबर है वो तो चेयरमैन बनने को रेडी होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रमोशन ही तो है उसका। ये आरपीएससी का मेंबर है, उसको गुजरात का चेयरमैन बनाना है थोड़े दिनों में, बन जाएगा वो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। 320, 320 में नॉर्मल अपना आरपीएससी की एडवाइजरी बॉडी है, क्या क्या है आरपीएससी का काम है, वो 320 में डिस्कस करना है, फटाफट देख लो ये, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैंने समझाने में जस्टिस किया होगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? अब आते हैं, ठीक है? ये आते हैं अपना आर्टिकल अपना आ गया कौन सा, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? 319 तक पढ़ लिया। अब आते हैं 320 में ये बताया गया है कि आरपीएससी के बेसिकली काम क्या है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 में ये बताया गया है कि आरपीएससी के बेसिकली काम क्या क्या है। तो आरपीएससी का मुझे बताओ सबसे बेसिक काम क्या है? आरपीएससी के सबसे बेसिक काम है क्या, एग्जाम कंडक्ट करवाना और इंटरव्यू लेना। वही आर्टिकल 321 के अंदर यही लिखा गया है कि आरपीएससी क्या कराएगी? एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, इंटरव्यू करा, एग्जाम और इंटरव्यू, एग्जाम और इंटरव्यू कराने का काम किसका है? आरपीएससी का, आर्टिकल 320 एक के अंदर बताया।
सिंपल। दूसरा है, मैंने और क्या बताया था, आर्टिकल 122। आरपीएससी क्या काम करेगी? आरपीएससी एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी। एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी। तो एडवाइस किसको करेगी भैया? भाई एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी, तो एडवाइस किसको देगी? ये सरकार को। गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। कौन देगी? आरपीएससी देगी। किन किन मुद्दों पे देगी, वो मुद्दे बताए गए हैं इसमें। सिंपल। देखो पहला मुद्दा है, देख लेना, याद कर लेना, 5-6 मुद्दे ही हैं। फिर मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह में आए तो आप लिख सकते हो। बाकी आप ये कोई नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम, ऑब्जेक्टिव वाले, नॉर्मली इतना कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब मेंस वगैरह के एग्जाम वगैरह की आप तैयारी वारी करते हो, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मुद्दे हैं। तो 5-6 मुद्दे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया रिक्रूटमेंट बॉडी। रिक्रूटमेंट बॉडी का मतलब ये है कि आरपीएससी रिक्रूटमेंट के आ, लिए सरकार को एडवाइस कर सकती है। कि जैसे मान लो कि आरपीएससी आरएस का एग्ज़ाम है, तो उसमें 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, तभी होता है। तो ये किसने बताया? आरपीएससी ने बताया। किसको बताया सर? अपना आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर हो गए अपने, फिर फिजिकल हो गया, फिर कट ऑफ निकल गई। तो ये किसने बताया प्रोसेस? आरपीएससी ने। अपना ईओआरओ का एग्ज़ाम है, ये बताया किसने? एक सिंगल एग्ज़ाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, ये किसने बताया? तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आरपीएससी एडवाइस कर सकती है। किसको एडवाइस कर सकती है? सरकार को। सरकार का मानना या ना मानना कोई बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है, नॉन बाइंडिंग है, माने ना माने। दूसरा है ट्रांसफर से रिलेटेड। ट्रांसफर्स, इसमें ये बताया गया है कि ट्रांसफर्स, हाँ, ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसीज। देखो किसी भी डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, आरपीएससी को। लेकिन आरपीएससी ये बता सकता है कि ट्रांसफ़र रिलेटेड पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, तो सेकंड ग्रेड टीचर है तो वो कितने टाइम तक एक ही जिले में रहेगा? आरपीएससी बोलेगी हर साल इनका, आप 1 साल बाद इनकी स्कूल चेंज करते रहो। तो वो पॉलिसी हुई, एक ऐसी पॉलिसी बता सकता है आरपीएससी, बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर, सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है सरकार को कि ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बताया मैंने। ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर किसी को बताना हो तो आरपीएससी सरकार को बता सकती है। उसके बाद आ गया पेंशन रिलेटेड इश्यूज, पेंशन के रिगार्डिंग बता सकती है आरपीएससी, ठीक है। चौथा आ गया डेपुटेशन के रिगार्डिंग बता सकती है। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, ठीक है। जैसे मान लो टीचिंग डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 25 लोग हैं, वहाँ बच्चे कम हैं, इतनी चीज़ों की, इतने टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो आरपीएससी ये बता सकता है कि इन टीचर्स को इलेक्शंस की ड्यूटी में भी यूज़ किया जा सकता है, 3 साल के लिए यूज़ कर लो, का काम यही होगा, यहाँ जाएंगे। रेपुटेशन के रिगार्डिंग सजेस्ट कर सकता है, तो सजेस्ट कर सकता है सरकार को, ठीक है। और उसके बाद आ गया अपना प्रमोशन के रिकॉर्डिंग। प्रमोशन, ये भी प्रमोशन, देखो समझना है चीज़ को। मैंने बोला कि कोई ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर मान लो कि आज 10 साल में सीआई बनता है, सर्कल इंचार्ज। सीआई बनने के बाद मान लो कि अगले 10 साल में वो डीवाईएसपी बनता है, डिप्टी बनता है, आरपीएस बनता है, ठीक है। तो आरपीएससी सरकार को ये सजेस्ट कर सकती है कि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आप 10 साल की जगह 3 साल में प्रमोट करके बना दो किसको? एसआई को सीआई बना दो, और अगले 6 साल में बना दो आप डिप्टी एसपी।
तो 10 से 6 करने के लिए सजेस्ट कौन कर सकता? आरपीएससी कर सकता है। किसको सजेस्ट कर सकता? मानना या नहीं मानना, मर्जी, मानना या नहीं मानना सर। तो प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए भी आरपीएससी बोल सकता है, रेपुटेशन के लिए बोल सकता है, पेंशन के लिए बोल सकता है, ट्रांसफर के लिए बोल सकता है, रिक्रूटमेंट और एडवाइजरी बॉडी है। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। एक चीज और है इसमें, एक है इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, देखो, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ठीक है, सुनना है इसको ढंग से। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का मतलब ये होता है कि मान लो आरपीएससी के अभी इस टाइम पे कितने मेंबर, आरपीएससी के मेंबर 10 मेंबर है। अब वो 10 मेंबर हैं और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है? 70 से 80 डिपार्टमेंट है। तो मेंबर कितने हो गए? 10। और राजस्थान गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट कितने हैं? 70। अब इन 70 डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रमोशंस होते हैं, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई आरपीएस है, वो डिप्टी एसपी है, अभी डीवाई एसपी है, उसको एडिशनल एसपी बनाना पड़े, तो उसको डिपार्टमेंट बना देगा, उसका प्रमोशन के लिए फाइल जाएगी, लेकिन उस फाइल की जो अध्यक्षता करेगा, उस कमेटी की जो अध्यक्षता करेगा, वो इन 10 मेंबर में से तो बोलते हैं डिपार्टमेंट प्रमोशन। तो अब 10 मेंबर हैं, 70 डिपार्टमेंट, तो एक मेंबर के पास कम से कम 7 या 8 डिपार्टमेंट एवरेज होते हैं जिनकी वो अध्यक्षता करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का मतलब ये होता है कि 10 मेंबर हैं आरपीएससी के, वो 10 के 10 मेंबर राजस्थान के जो 70-80 डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स की प्रमोशन कमेटी होती है, करते हैं, क्या करते हैं? हेड करते हैं, की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। ये हो गया अपना 320(3), ठीक है, 320(3), ठीक है, 320(3) हो गया। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। तो हमने पढ़ लिया, 320 तक पढ़ लिया। अब बारी आती है अपनी 321। 321 में नॉर्मल अपन को ये बताया गया है कि आरपीएससी को एडिशनल क्या काम असाइन किया जा सकता है। 322 के अंदर ये बताया गया है कि आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की सैलरीज क्या क्या होंगी, अलाउंसेस क्या क्या होंगे। और 323 के अंदर आपको ये बताया गया है कि आरपीएससी हर साल एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेगी को गवर्नर को। तो अगले स्लाइड के ऊपर हम यही कर लेते हैं। अगले स्लाइड के ऊपर सबसे पहला चीज अपना क्या? तो 21 आर्टिकल 321 में क्या बताया गया? 321 में ये बताया गया कि आरपीएससी को सरकार नए काम असाइन कर सकती है, उन्हें का नए काम दे सकती है, असाइनमेंट दे सकती है। असाइन क्या कर सकती है? नया काम कर सकती है। कौन करेगी? सरकार करेगी। किसको करेगी? आरपीएससी को। नया काम कौन? गवर्नमेंट। किसको? आरपीएससी। आरपीएससी। देखो मेरी बात सुनो, क्या था, आज से कुछ साल पहले जो ईओ और आरओ के एग्ज़ाम होते थे, वो कौन कंडक्ट करवाता था? वो कंडक्ट करवाते थे डिपार्टमेंटल, जिस डिपार्टमेंट के ईओ और आरओ होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, वही कंडक्ट करवाते। नगर पालिका जो बनते थे डिपार्टमेंटली प्रमोट करके ईओ बनाते थे डिपार्टमेंटली। लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने किसको बोला? आरपीएससी को, अब से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ये बताया गया आर्टिकल 322 के अंदर, 321 के अंदर, सॉरी। फिर बारी आती है आर्टिकल 322। आर्टिकल 300, आर्टिकल 323 में तो नॉर्मल एनुअल रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट या हिंदी में बोले तो वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन
एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन कौन किसको देगा? आरपीएससी किसको देगी? हर साल। वार्षिक मतलब एक साल की जितनी भी रिपोर्ट होगी, इट्स लाइक एन आपका रिपोर्ट कार्ड। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, 4 यूनिट टेस्ट हो गए, एक हाफ ईयरली हो गया और एक एनुअल एग्जाम हो गया, लास्ट में आपको एक रिपोर्ट कार्ड आपके करवा दो। स्कूल वाले पकड़ाते ना आपके बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म, जो भी साल भर का ब्यौरा होता है वो आपके पेरेंट्स को पकड़ा देते हैं। वैसे ही आरपीएससी किसको देती है? सरकार को। और 322 के अंदर हो गया आपका सैलरी और अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंसेस किस किसको? मेंबर्स को और मेंबर्स को और चेयरमैन को। ठीक है, तो इनकी सैलरी भी लिखी लो आप। 225 तो सैलरी हो गई चेयरमैन की, ओनली लगा देना भाई, ओनली, मात्र। और 2,15,000 रुपये सैलरी किसकी होगी? मात्र। ठीक है, ये सैलरीज हो। तो आर्टिकल 321 में कोई भी नया काम असाइन करना हो तो वो किसको है? आरपीएससी को। कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे देगी। आर्टिकल 322 में सैलरी और अलाउंसेस हो गए। आर्टिकल 323 में वार्षिक प्रतिवेदन और ये सारा। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? अब कुछ फैक्चुअल डेटा है वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहूँगा और आप लिखते रहना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये है अपना फैक्चुअल डेटा। फैक्चुअल डेटा के अंदर हम चेयरमैन और मेंबर डिस्कस करेंगे। तो चलो इसकी एक नई क्लास ही लगाएंगे आप। अभी तक का जो हमने पढ़ा आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस, ठीक है? 315 से लेके 323 तक के आर्टिकल हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं फटाफट हैंड, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाओ। ये है अपना मैं हैंड टू हैंड बोलता रहूँगा और आप समझते रहना। ठीक है, हम आरपीएससी पढ़ रहे थे। आरपीएससी किस इसमें? 315 से 323 में। आर्टिकल 315 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ आरपीएससी। आरपीएससी होगा। 315 दो क्या बोलता है? जेपीएससी की बात करता है। जेपीएससी में भी जेपीएससी को बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। दो से अधिक राज्यों के लिए बनता है। ये रे, इसमें क्या क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, तब नियुक्ति, अवधि और सस्पेंशन, रिमूवल और सैलरी और अलाउंसेस। ये रहे। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन होता है। स्टैट्यूटरी कमीशन क्यों होता है मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। जब बन यह है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन एक्ट के थ्रू बनाने के बाद ये स्टैट्यूटरी कमीशन हो गया, सांविधिक हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, टन्योर 6 और 62 हो गया। सस्पेंशन निलंबन कौन करता है? गवर्नर करता है। रूटीन वर्क नहीं करेगा, 50% सैलरी मिलेगी, अपने डिपार्टमेंट जाके साइन करेगा। रिमूवल हो गया, निष्कासन कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेट करना। उसके बाद आ गया सैलरी और अलाउंसेस। जेपीएससी के मेंबर और उनकी जो भी सैलरी और अलाउंसेस होंगे वो कौन डिफाइन करेगा? टाइम टू टाइम पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद आ गया अपना अगला, जिसमें आ गया आर्टिकल 315(4). 315(4) के अंदर ये बताया गया है कि आरपीएससी यूपीएससी है वो आरपीएससी का काम कर सकती है, और जब वो काम करेगी तो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो कौन देगा? यूपीएससी देगी। और किसके सजेशन पे करेगी? ये सजेस्ट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। उसके बाद आ गया आर्टिकल 316(1). 316(1) के अंदर क्वालिफिकेशन, योग्यता। योग्यता किसकी? मेंबर्स की। 50% मेंबर्स की योग्यता बताई गई है, 50% मेंबर्स की योग्यता नहीं बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना क्या, बता दिया मेंबर्स और ये दोनों योग्यता। 50% मेंबर्स की योग्यता नहीं बताई गई है, याद रखना इस चीज़ को। 50% मेंबर्स की योग्यता बताई गई, और योग्यता भी क्या बताई गई है कि 10 साल मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए। किसमें सर्विस? या कोई भी काम या तो केंद्र सरकार में किया गया हो या राज्य सरकार में किया गया। क्लियर है? 316 हो गया। उसके बाद आ गया 316(1)(a), जिसमें एक्टिंग चेयरमैन कौन थे पहले? एल जोशी। उसके बाद आ गया 316, 316(2) आ गया। 316(2) के अंदर बताया गया टन्योर। टन्योर अवधि 662। 662 किसका? आरपीएससी का। पहले कितना था? 60 साल था। 60 से 62 कब गया? 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? उसके बाद आ गया आर्टिकल 316(3), जिसमें रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? रीअपॉइंटमेंट की। किसकी? इनकी चेयरमैन और मेंबर्स की, कि उन्हें रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसमें बोला कि रीअपॉइंटमेंट मतलब कि चेयरमैन को दोबारा चेयरमैन नहीं बना सकते, मेंबर को दोबारा मेंबर नहीं बना सकते। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए मना किया गया। कौन सा आर्टिकल? 316। फिर यहाँ तक का पार्ट।
317 1 2 3 एक में क्या आ गया अपना रिमूवल बताया गया है। रिमूवल किस बेसिस के ऊपर? मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, दुराचार, कदाचार। ये अपना कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन किसके थ्रू करेगा? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनेगी, आर्टिकल 145। उसके बाद 317 2 के अंदर चीफ ये अपना चेयरमैन है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, उस दौरान गवर्नर उसको सस्पेंड कर देगा, मतलब रूटीन वर्क नहीं करेगा। उसके बाद 317 तीन तीन चीज़ें बताई हैं। 317 3 का 3 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल डिसऑर्डर और बैंकरप्सी। क्लियर है? यहाँ तक का पार्ट मैंने बता दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। और इन तीनों चीज़ों में रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। मेंटल डिसऑर्डर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और बैंकरप्सी मतलब कंगाल हो जाए। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद आगे आर्टिकल 318। 318 में टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं, सेवा शर्तें बताई गई हैं। किन की सेवा शर्तें बताई गई हैं? आरपीएससी मेंबर्स की, चेयरमैन की, और उनके आरपीएससी के एम्प्लॉय कि उन्हें किस तरह का कंडक्ट करना है, कहाँ पर? आरपीएससी के अंदर। उसके बाद आ गया आर्टिकल 319 जिसमें रीअपॉइंटमेंट बताया गया है। रीअपॉइंटमेंट किसका? चेयरमैन और मेंबर का। आरपीएससी का चेयरमैन है, आरपीएससी चेयरमैन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता दोबारा। मेंबर नहीं बन सकता। किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। यूपीएससी में सब बन सकता है। वैसे ही आरपीएससी का मेंबर है, वो आरपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। बाकी दोनों में किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता, और यूपीएससी में सब कुछ बन सकता है। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 320 में। उसमें आरपीएससी के जितने भी काम हैं उनको असाइन किया गया है। आर्टिकल 320 एक के अंदर क्या बताया गया? एग्जाम और इंटरव्यू। आर्टिकल 303 के अंदर क्या बताया गया? कि एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करेगी। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग मतलब सरकार माने या ना माने, सरकार की मर्जी है, बस सजेशन दे सकता है। रिक्रूटमेंट बॉडी होगा, ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसीज होंगी, पेंशन, डेपुटेशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। एक मैंने आपको बता दिया डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, 10 मेंबर होते हैं, 70 लोग होते हैं। सब कुछ मामला सेट है? ठीक है। अब आ जाओ अपना लास्ट में आर्टिकल 321, 322 और 323। तो 322 321 में क्या हो गया? असाइन करना नया वर्क किसको? आरपीएससी को। कौन करेगा? गवर्नमेंट। आर्टिकल 322 में सैलरी अलाउंसेस, मेंबर की क्या सैलरी होगी? ये थी 215, 225 सैलरी किसकी हो गई? चेयरमैन की। उसके बाद 323 में एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी आरपीएससी देगी किसको? गवर्नमेंट, गवर्नर को, सॉरी, गवर्नर के सामने। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हमने कर लिया आरपीएससी का। आरपीएससी को 315 से लेके 300 कर लिया। स्टैंड क्लास को बात ये का आगे करेंगे। आज जो वीडियो था रही है, अच्छा लगता रहेगा। धन्यवाद।